हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक दिलचस्प चीनी ड्रामा की कहानी लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योशियन एक परी होती है जो गलती से दूसरी दुनिया में आ जाती है। वह अपनी असली दुनिया में रहती थी जो एक जादुई जगह होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह गलती से मानव दुनिया में आ जाती है। वह एक शूटिंग सेट पर गिरती है। योशियन के लिए यह बहुत नया और अजीब अनुभव होता है क्योंकि उसने अब तक सिर्फ अपनी परी दुनिया में ही समय बिताया था। इस नए माहौल में हर चीज उसे अजीब लगती है। शूटिंग सेट पर कुछ अन्य कलाकार योशियन के खिलाफ बातें करते हैं। वे सोचते हैं कि योशियन जानबूझकर खुद को गिराकर बॉस का ध्यान खींचना चाहती है। वे यह मानते हैं कि वह अपने किरदार को जरूरत से ज्यादा नाटकीय बना रही है और चोट लगने का नाटक कर रही है ताकि बॉस उस पर ध्यान दे और उसका पक्ष ले। इस स्थिति में योशियन के लिए अपने इरादों को सही साबित करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह किसी भी तरह के नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वह बस अपनी असली दुनिया में वापस जाना चाहती है। इसके बाद गुयानटिंग की एंट्री होती है। जब वह सेट पर आता है तो वह गलती से योशियन को अपनी मंगेतर लिन चीची समझ लेता है। यह एक बड़ी गलतफहमी होती है जिसमें गु यानटिंग अपनी धारणाओं के आधार पर योशियन को अपनी मंगेतर मानकर उससे बात करता है। योशियन को खुद की असली पहचान और अपनी दुनिया का पता लगाने में मुश्किल होती है। मिस्टर गू को लगता है कि योशियन जो असल में एक परी है वही लड़की है जिसे उसकी फैमिली ने बचपन में उसकी मंगेतर के रूप में चुना था। लेकिन लिन चीची इस सगाई के खिलाफ थी और इसे खत्म करना चाहती थी। इस गलतफहमी के कारण दोनों के बीच बहस हो जाती है। मिस्टर गू जो अब तक अपनी दादी के कहने पर इस सगाई को निभा रहा था, अपने परिवार के दबाव और अपनी भावनाओं को समझते हुए आखिरकार फैसला करता है कि अब उसे इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। वह योशियन को यह सब बताता है और कहता है कि वह सगाई तोड़ रहा है। फिर वह योशियन को ब्रेकअप के रूप में कुछ पैसे दे देता है जैसे यह एक औपचारिकता हो और वह उसे किसी तरह का मुआवजा दे रहा हो। लेकिन योशियन के पास जादुई शक्तियां होती हैं जो उसके किरदार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मिस्टर गू उसे पैसे देता है तो वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करती है। उसकी आंखों की चमकदार शक्ति से वह क्रेडिट कार्ड को जलाना शुरू कर देती है। वह अपनी आंखों की जादुई शक्ति से उन कार्ड्स को आग लगाकर नष्ट कर देती है। यह मिस्टर गू के लिए एक बड़ा झटका होता है क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि योशियन कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक शक्तिशाली परी है। इस सीन में योशियन और मिस्टर गू के बीच एक जबरदस्त बहस होती है। यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि मिस्टर गू जमीन पर गिर जाता है। योशियन इस स्थिति को देखकर जोर से हंसती है और मिस्टर गू का मजाक उड़ाती है। यह हास्यपूर्ण दृश्य होता है जिसमें योशियन की चंचलता और उसकी जादुई शक्तियां दर्शाई जाती हैं। योशियन के पास भविष्य देखने की शक्ति भी होती है। इस समय वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके मिस्टर गू का भविष्य देखती है। भविष्य में वह देखती है कि मिस्टर गू एक बेसमेंट में बंद है जहां एक लड़की ने उसे किडनैप कर रखा है और उसे मारने की धमकी दे रही है। वह लड़की मिस्टर गू से कह रही होती है, तुम सिर्फ मेरे हो। यह दृश्य मिस्टर गू के लिए एक बड़ा सदमा और स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाता है क्योंकि यह भविष्य एक डरावनी और खतरनाक स्थिति का संकेत देता है। इसके बाद योशियन मिस्टर गू को बताती है कि अगर वह अपने बुरे भविष्य से बचना चाहता है तो उसे योशियन की एक शर्त माननी होगी। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे उसकी बात माननी होगी। लेकिन मिस्टर गू जो अब तक योशियन की शक्तियों को नहीं समझ पाया था और उसकी भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करता था, उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद योशियन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके भविष्य में चली जाती है जहां वह मिस्टर गू के साथ टाइम ट्रैवल करके उसी भविष्य के दृश्य में पहुंचती है जहां मिस्टर गू की प्रेमिका और उसका भाई भी मौजूद होते हैं। इस दृश्य में योशियन और मिस्टर गू एक नए समय काल में पहुंच जाते हैं। यह एक अचानक आया नाटकीय मोड़ होता है जिसमें योशियन की जादुई शक्तियों का एक और पहलू दिखाया जाता है, टाइम ट्रैवल। इस नए समय काल में मिस्टर गू का भाई और उसकी प्रेमिका यिन रे जिन भी मौजूद होते हैं। जैसे ही योशियन नए समय में पहुंचती है, मिस्टर गू का भाई और यिन रे जिन भी उसे लिन चीची समझ लेते हैं। यह गलतफहमी एक और विवाद को जन्म देती है क्योंकि दोनों योशियन से नफरत जताने लगते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। यिन रे जिन जो मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड होती है, पहले से ही असुरक्षित महसूस कर रही होती है और योशियन को अपने रिश्ते के लिए खतरा समझती है।
मिस्टर गू का भाई गुस्से में योशियन से कहता है, तुम मेरे भाई का पीछा क्यों कर रही हो? वह यिन रे जिन को पसंद करता है। इस सीन में योशियन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके मिस्टर गू के भाई का अतीत देख लेती है। अपने अतीत के इस दृश्य में वह देखती है कि मिस्टर गू का भाई किसी अपराध या गैर कानूनी गतिविधि के कारण पुलिस के हाथों पकड़ा जा रहा है। यह एक चौंकाने वाला मोमेंट होता है जो योशियन को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का एक और मौका देता है। जैसे ही योशियन अपनी जादुई ताकतों से यह सब देख लेती है, वह तुरंत इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर गू के भाई की बेइज्जती करती है। वह ताने भरे अंदाज में उसका मजाक उड़ाती है और उसे उसके अतीत की गलतियों की याद दिलाती है। इस वजह से मिस्टर गू का भाई घबरा जाता है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि योशियन को उसके अतीत के बारे में कैसे पता चला। यह उसके लिए शर्मिंदगी भरा पल बन जाता है और वह योशियन से दूरी बनाने की कोशिश करता है। इस तनाव भरे माहौल के बीच मिस्टर गू का भाई यिन रे जिन की तारीफ करने लगता है। वह कहता है कि यिन रे जिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और उसका नाम मिस्टर गू के साथ इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर है। ये बात योशियन के लिए एक और परीक्षा की तरह होती है क्योंकि वह पहले ही यिन रे जिन की जलन भरी सोच और चालाक प्रवृत्ति को भांप चुकी होती है। इसके बाद यिन रे जिन योशियन से दोस्ती करने का नाटक करती है और एक चाल चलती है। वह योशियन से कहती है, सुना है तुम्हारी शूटिंग खराब हो गई, क्या मैं तुम्हारा मेकअप ठीक कर दूं? यह सुनने में एक मीठा और मददगार इशारा लगता है, लेकिन योशियन अपनी जादुई शक्तियों से तुरंत समझ जाती है कि यिन रे जिन ने मेकअप में कुछ मिला दिया है, शायद कोई हानिकारक रसायन या कोई और चीज जो उसका चेहरा खराब कर सकती है। योशियन इस चाल को पलटने का फैसला करती है। अपनी चालाक सोच और जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वह बिना किसी को बताए वही मेकअप यिन रे जिन के चेहरे पर लगा देती है। जैसे ही यिन रे जिन के चेहरे पर वह मेकअप लगता है, उसका चेहरा खराब हो जाता है, शायद जलने लगे या कोई एलर्जी रिएक्शन हो जाए। अगले सीन में शूटिंग सेट पर सभी कलाकार और क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं, जहां यिन रे जिन लीड एक्ट्रेस होती है। सेट का माहौल गंभीर होता है, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर आता है, वहां एक अनपेक्षित तनाव पैदा हो जाता है। योशियन की डायरेक्टर से किसी कारण बहस हो जाती है, शायद इस वजह से कि डायरेक्टर उसकी बेइज्जती करता है या उसे सीन में हिस्सा नहीं लेने देता। गुस्से में योशियन अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करती है और डायरेक्टर का कैमरा तोड़ देती है। यह एक चौंकाने वाला मोमेंट होता है क्योंकि कैमरा एक बहुत महंगा उपकरण होता है और डायरेक्टर गुस्से से भड़क उठता है। सभी लोग हैरानी से देखते हैं कि कैसे योशियन बिना छुए कैमरा तोड़ देती है, जो उनके लिए एक अनोखा और रहस्यमय अनुभव होता है। मिस्टर गू, जो इस पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, डायरेक्टर को शांत करने की कोशिश करता है। डायरेक्टर स्पष्ट रूप से गुस्से में होता है और कहता है कि इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसी वजह से मिस्टर गू डायरेक्टर को कैमरे की कीमत चुकाने के लिए पैसे दे देता है। यह दिखाता है कि भले ही योशियन मिस्टर गू के लिए एक समस्या खड़ी कर रही होती है, फिर भी वह उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद मिस्टर गू का भाई योशियन की बेइज्जती करने लगता है। वह व्यंग्यात्मक अंदाज में कहता है, मेरा भाई खुद तुमसे सगाई तोड़ना चाहता है, तुम उससे चिपकी क्यों हुई हो? यह एक तकलीफदेह पल होता है जिसमें योशियन को एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा। मिस्टर गू का भाई उसे उस क्रेडिट कार्ड की कीमत भी याद दिलाता है जिसे वह अपनी जादुई शक्तियों से जला चुकी थी। यह योशियन के लिए अपमानजनक क्षण होता है, जहां उसे महसूस होता है कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे पैसों की जरूरत है। अब क्योंकि योशियन को अपने परीलोक वापस जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वह मिस्टर गू से अनुरोध करती है कि वह उसे क्रेडिट कार्ड वापस लेने दे। यह उसका बेहद असहाय पल होता है, जहां उसे अपने अस्तित्व के लिए मिस्टर गू का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मिस्टर गू एक अनएक्सपेक्टेड जवाब देता है। वह कहता है, शादी अभी कैंसिल नहीं हुई है। जैसे ही शूटिंग सेट से बाहर आते हैं, मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी को निर्देश देते हैं, योशियन को 4 क्रेडिट कार्ड दे दो। ये सुनकर योशियन हैरान रह जाती है क्योंकि पहले तो मिस्टर गू उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था और अब बिना मांगे उसे इतने क्रेडिट कार्ड दे रहा है। ये दिखाता है कि या तो मिस्टर गू उसे किसी कारणवश आर्थिक रूप से स्थिर रखना चाहता है या फिर उसकी जादुई शक्तियों से प्रभावित होकर उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है।
इसके बाद मिस्टर गू अपनी कार के अंदर जाता है ताकि वह अपने कपड़े बदल सके, लेकिन वह योशियन के सामने कपड़े बदलना नहीं चाहता। यह एक थोड़ा अजीब और हास्यपूर्ण पल होता है क्योंकि योशियन उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम शर्मा रहे हो? मिस्टर गू इस बात को नजरअंदाज करता है और कार के अंदर जाकर कपड़े बदलने लगता है। तभी एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। मिस्टर गू चिढ़ जाता है और अपने सेक्रेटरी को दोष देने लगता है, तुमने फ्यूल चेक क्यों नहीं किया? लेकिन सेक्रेटरी खुद भी हैरान होता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब मिस्टर गू और योशियन वहीं रुक जाते हैं और मिस्टर गू टेंशन में आ जाता है। तभी मिस्टर गू की दादी का फोन आता है। वह अपनी पुरानी बचपन की मंगेतर लिन चीची को मिस कर रही होती है और कहती है, उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिस्टर गू कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी असली मंगेतर तो वहाँ नहीं होती, लेकिन योशियन, जिसे उसकी मंगेतर समझा जा रहा है, उसके साथ होती है। ये एक पेचीदा स्थिति बन जाती है क्योंकि अगर मिस्टर गू मना करता है तो दादी को शक हो सकता है और अगर वह योशियन को लेकर जाता है तो मामला और उलझ सकता है। तभी योशियन अपनी परिलोक की जादुई गाड़ी ऑफर करती है। मिस्टर गू पहले इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब योशियन अपनी जादुई शक्तियों से एक तलवार को हवा में उड़ा देती है तो मिस्टर गू स्तब्ध रह जाता है। तलवार हवा में तैर रही होती है और योशियन उस पर छलांग लगा लेती है। फिर वह मिस्टर गू की ओर देखकर कहती है, अगर तुम्हें अपनी दादी से मिलना है तो मेरे साथ चलो। मिस्टर गू हिचकिचाता है, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण वह भी तलवार पर चढ़ जाता है। यह एक दृश्य रूप से बेहद शानदार और जादुई क्षण होता है जहां दोनों हवा में उड़ते हैं और नाटकीय अंदाज में दादी के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मिस्टर गू और योशियन घर में प्रवेश करते हैं, अंदर से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। ये किसी की चीखने और डांटने की आवाज होती है, जैसे कोई गुस्से में हो और नौकरों को धमका रहा हो। घर का माहौल काफी तनावपूर्ण होता है और योशियन जिज्ञासु नजरों से मिस्टर गू की ओर देखती है। तभी एक छोटा लड़का, जो मिस्टर गू का भतीजा लिटिल प्रिंस होता है, तेजी से सामने आता है। वह गुस्से में नौकरों को डांट रहा होता है और कहता है, तुम सब नालायक हो, तुम्हें काम करना नहीं आता। नौकर उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वह मिस्टर गू के भाई का बेटा होता है और घर का छोटा राजकुमार माना जाता है। जब योशियन उसे देखकर हंसने लगती है तो लिटिल प्रिंस चिढ़ जाता है। वह कहता है, तुम कैसी अजीब लड़की हो, मुझ पर हंस रही हो। योशियन मजाक में कहती है, तुम छोटे हो मगर तुम्हारा एटीट्यूड किसी सम्राट जैसा है। ये सुनकर लिटिल प्रिंस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी एक शालीन और आत्मविश्वासी महिला की एंट्री होती है जो लिटिल प्रिंस की माँ होती है और मिस्टर गू की भाभी भी। रवैया बहुत घमंडी होता है और जैसे ही वह योशियन को देखती है उसके हाव भाव और भी कठोर हो जाते हैं। भाभी व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है, ओह तो तुम वही लड़की हो जिसे हमारी फैमिली पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। योशियन भी मजे के मूड में होती है और वह व्यंग्य से जवाब देती है, हाँ, और मैं वापस आई हूँ तुम्हें सबको सरप्राइज करने। इसके बाद भाभी और योशियन के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। भाभी योशियन को अपमानित करने की कोशिश करती है, लेकिन योशियन भी हार नहीं मानती और हर ताने का जवाब मजाक में देती है। लिटिल प्रिंस, जो अब तक चुप था, फिर से बीच में बोलता है और योशियन का मजाक उड़ाता है, तुम मुझे हराने की सोच भी नहीं सकती। योशियन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और एक छोटी सी चमकदार गेंद उसके मुंह में डाल देती है। लिटिल प्रिंस के मुंह से अचानक अजीबोगरीब मजेदार आवाजें निकलने लगती हैं, जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर बोल रहा हो। सब लोग हैरान रह जाते हैं और लिटिल प्रिंस घबराकर चिल्लाने लगता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? जब योशियन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके मिस्टर गू की भाभी के पति का राज खोलती है तो पूरी फैमिली सदमे में आ जाती है। योशियन देखती है कि मिस्टर गू का भाई किसी और लड़की के साथ नहीं बल्कि एक लड़के के साथ गुप्त रूप से रिश्ते में है। यह सुनते ही मिस्टर गू की भाभी बेहद गुस्से में कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा पति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन योशियन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद सबूत देख लो, मैंने जो देखा है वह सच है। ये सुनकर मिस्टर गू की भाभी और भी ज्यादा आगबूला हो जाती है और योशियन पर इल्जाम लगाती है कि वह सिर्फ उनकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इतनी देर में लिटिल प्रिंस भी यह बात सुन लेता है और तुरंत नाराज हो जाता है। वह विरोध करते हुए जोर से कहता है, यह सब बकवास है,
मेरे डैड सिर्फ मेरी मॉम से प्यार करते हैं। तुम अपनी जादू टोना से झूठ फैला रही हो। उसकी मॉम मिस्टर गू की भाभी गुस्से में योशियन पर चिल्लाने लगती है, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया। अगले पल मिस्टर गू की माँ की एंट्री होती है। वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि वह बहुत ही यंग दिख रही होती है। योशियन हैरानी से धीरे से कहती है, ओह, मिस्टर गू की माँ नहीं, ये तो कोई छोटी बहन लग रही है। जब योशियन और मिस्टर गू के परिवार के लोग अब तक की टेंशन और बहस में उलझे होते हैं, तभी एक बेहद स्टाइलिश और ग्रेसफुल एंट्री होती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक अच्छी तरह से तैयार कॉन्फिडेंट लड़की अंदर आती है। ये कोई और नहीं बल्कि यिन रेजन होती है, मिस्टर गू की अफवाहों में घिरी गर्लफ्रेंड और एक मशहूर एक्ट्रेस। जैसे ही घर वाले उसे देखते हैं, सब बेहद खुश हो जाते हैं। लिटिल प्रिंस भी तुरंत खड़ा हो जाता है और उसकी माँ मिस्टर गू की भाभी उत्साहित होकर आगे बढ़ती है। ओह रेजिन, तुम आखिरकार आ ही गई। यिन रेजिन हल्की सी मुस्कान के साथ सबको देखती है और एक बड़ा गिफ्ट बैग सामने रखती है, जिसमें वह सभी के लिए गिफ्ट्स निकालती है। जैसे ही यिन रेजिन घर में एंट्री करती है और सबको गिफ्ट्स देती है, घर वाले उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन योशियन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। यिन रेजिन मिस्टर गू के लिए डिजाइनर शूज लाती है, लेकिन जैसे ही मिस्टर गू बॉक्स खोलता है, एक असहनीय बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है, जो सबको हैरान कर देती है। फिर योशियन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लेती है कि ये शूज असल में नकली हैं और किसी गटर में गिर चुके हैं। इसके बाद लिटिल प्रिंस उत्साहित होकर अपना गिफ्ट खोलता है। यह एक महंगी टॉय कार होती है, लेकिन जैसे ही वह इसे बॉक्स से निकालता है, टॉय पहले से ही टूटा हुआ होता है, जिससे लिटिल प्रिंस और ज्यादा गुस्से और निराशा में आ जाता है। योशियन तुरंत अपनी जादुई दृष्टि से देख लेती है कि यह एक सस्ता खराब टॉय था, जिसे सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया था। इसके बाद यिन रेजिन मिस्टर गू की माँ को एक एलिगेंट ब्रेसलेट देती है और बताती है कि यह उन्हें यंग और हेल्दी रखेगा। लेकिन जैसे ही मिस्टर गू की माँ ब्रेसलेट पहनने लगती है, योशियन अपनी जादुई शक्ति से पता लगा लेती है कि यह असल में एक जहरीला ब्रेसलेट है, जो त्वचा के जरिए धीरे धीरे जहर पहुंचाता है। योशियन तुरंत सबको सतर्क करती है, जिससे घर वाले सदमे में आ जाते हैं और मिस्टर गू गुस्से में यिन रेजिन से जवाब मांगता है। लिटिल प्रिंस की माँ भी योशियन का साथ देने लगती है और मिस्टर गू की माँ सख्ती से कह देती है कि यिन रेजिन इस घर के लायक नहीं है। इसके बाद यिन रेजिन अपनी कार में जाकर किसी से अपने फोन पर गुप्त रूप से बात करती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी नफरत होती है, जो दर्शकों को यह संकेत देती है कि वह गू परिवार के खिलाफ कोई खतरनाक साजिश रच रही है। वह कह रही होती है, मुझे किसी भी तरह से योशियन को इस घर से बाहर निकालना है और इस बार मुझे यह पक्का करना होगा कि गू फैमिली को बड़ा नुकसान पहुंचे। उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से साफ झलकता है कि वह किसी बड़े हमले की योजना बना रही है। फिर से सीन गू फैमिली के घर में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक फॉर्मल फैमिली गैदरिंग हो रही होती है। इसी दौरान मिस्टर गू की दादी और उनके पिता की एंट्री होती है। दादी बहुत ही प्यार भरे अंदाज में योशियन को देखकर उसका स्वागत करती हैं और उसे छी छी कहकर बुलाती हैं। इससे सबको समझ आ जाता है कि वह अब भी योशियन को मिस्टर गू की बचपन की मंगेतर लिन चीची समझ रही हैं। वह बहुत गर्मजोशी से योशियन का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, मुझे तुम्हारा इंतजार था, तुम इस घर की बहू बनोगी। लेकिन मिस्टर गू के पिता, जो हमेशा से सख्त और गंभीर स्वभाव के रहे हैं, योशियन के खिलाफ होते हैं। वह संदेह भरी नजरों से योशियन को देखते हैं और सीधे मिस्टर गू से कहते हैं, क्या तुम इस सगाई पर दोबारा विचार कर रहे हो? मुझे यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। यह तनाव भरे लम्हे फैमिली के अंदर एक नया संघर्ष खड़ा कर देते हैं। मिस्टर गू के पिता और माता के बीच बहस तब शुरू होती है जब फैमिली गैदरिंग के दौरान एक अप्रत्याशित सच्चाई सामने आ जाती है। मिस्टर गू की माँ किसी कारण से परेशान लग रही होती हैं और जब मिस्टर गू के पिता उनसे फाइनेंशियल मामलों के बारे में पूछते हैं, तभी एक चौंकाने वाली बात उजागर होती है। मिस्टर गू के पिता ने गुप्त रूप से जुआ खेला और बहुत सारे पैसे हार गए। जैसे ही यह सच सामने आता है, मिस्टर गू की माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, तुमने परिवार के पैसे जुए में बर्बाद कर दिए और मुझे बताया तक नहीं। तुम इस घर के जिम्मेदार मुखिया हो या एक लापरवाह इंसान। इसके बाद मिस्टर गू की माँ और पिता के बीच एक और बड़ा झगड़ा तब होता है जब योशियन अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाती है कि मिस्टर गू के पिता गुप्त रूप से एक ऑनलाइन मिस्ट्रेस के साथ जुड़े हुए हैं।
यह मिस्ट्रेस कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक मशहूर यूट्यूबर होती है जिसके लाइव ब्रॉडकास्ट पर मिस्टर गू के पिता अपना पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं। जब मिस्टर गू की माँ को यह सच्चाई पता चलती है तो वह गुस्से में अपने पति का सामना करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम एक जवान लड़की पर अपना पैसा उड़ा रहे हो जो सिर्फ तुम्हें लूट रही है, वह चिल्लाती है और मिस्टर गू के पिता से जवाब मांगती है। मिस्टर गू के पिता पहले इस बात को नकारते हैं, लेकिन जब योशियन अपनी जादुई शक्तियों से सबूत दिखाती है कि वह मिस्ट्रेस सिर्फ उनका पैसा लूटने के लिए उन्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रही थी, तो परिवार स्तब्ध रह जाता है। मिस्टर गू भी अपने पिता से बेहद निराश होता है और कहता है, आप अपनी इज्जत खुद मिट्टी में मिला रहे हैं। ये सब देखकर मुझे शर्म आती है। इस झगड़े के दौरान मिस्टर गू की माँ और भी भावुक हो जाती हैं और खुलेआम घोषणा करती हैं कि अगर उनका पति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तो वह इस रिश्ते को और सहन नहीं करेंगी। घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब मिस्टर गू की दादी भी इस बात पर प्रतिक्रिया देती हैं और अपने बेटे को बहुत कड़े शब्दों में डांटती हैं। यह पूरी घटना पूरे परिवार के सामने एक और बड़े ड्रामे को जन्म दे देती है। योशियन मिस्टर गू के ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट चीज ढूंढने लगती है, गू फैमिली की आधिकारिक सील जो लापता होती है। यह सील परिवार के व्यापार और कानूनी दस्तावेजों के लिए बहुत जरूरी होती है। जब योशियन अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करती है तो उसे पता चलता है कि यह सील यिन रेजिन ने चुरा ली है। जब मिस्टर गू को यह बात पता चलती है तो वह चुपचाप रेजिन का पीछा करना शुरू कर देता है। योशियन भी उसके साथ होती है। रेजिन एक गुप्त स्थान पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जो पहले से ही गू फैमिली के खिलाफ साजिश रच रहा होता है। रेजिन और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर यह योजना बना रहे होते हैं कि कैसे गू फैमिली को फाइनेंशियली और सोशली रूप से डिस्टोरी किया जाए। जैसे ही मिस्टर गू और योशियन छिपकर सब कुछ देख रहे होते हैं, मिस्टर गू अचानक अंदर आ जाता है और रेजिन को रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये सारी प्लानिंग सिर्फ गू फैमिली को तबाह करने के लिए थी, है ना? मिस्टर गू गुस्से से कहता है। रेजिन हैरान रह जाती है लेकिन फिर भी मासूम बनने की कोशिश करती है। मगर जब मिस्टर गू के पास पक्के सबूत होते हैं कि रेजिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर गू फैमिली के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो वहाँ एक जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। रेजिन और उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर गू और योशियन को वहाँ से भागने से रोकने की कोशिश करते हैं। योशियन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके सारे प्लान नाकाम करने लगती है। इस जबरदस्त आमने सामने के टकराव में मिस्टर गू फिजिकली रेजिन के बॉयफ्रेंड से लड़ाई करता है, जबकि योशियन अपनी जादुई शक्तियों से रेजिन को बेबस बनाने की कोशिश करती है। आखिरकार मिस्टर गू सील वापस ले लेता है और दोनों को एक्सपोज करने का फैसला करता है। यह पल गू फैमिली के लिए एक और बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिस्टर गू अपनी दादी के साथ बैठे होते हैं। दादी एक पुराने फॉर्चून टेलर का जिक्र करती हैं और कहती हैं, एक बार एक मशहूर ने कहा था कि सिर्फ लिन छीछी ही गू फैमिली को बचाएगी और इस परिवार पर जो कर्स है उसे हटा देगी। मिस्टर गू हैरान होकर कहता है, दादी ये सिर्फ एक पुरानी भविष्यवाणी है, इस पर यकीन करना जरूरी नहीं। लेकिन दादी बहुत गंभीर होती हैं और कहती हैं, नहीं, ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है। पहले भी जब हमारे परिवार पर संकट आया था तब भी उस फॉर्चून टेलर की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। मिस्टर गू उलझन में पड़ जाता है और पूछता है, क्या इसी वजह से आप मुझे लिन छीछी से शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी? दादी सोच में पड़ जाती है और फिर कहती हैं, अगर वह भविष्यवाणी सही थी तो तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। वह मिस्टर गू को सख्ती से चेतावनी देती हैं और कहती हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे भूल जाओ। लिन छीछी, जो असल में योशियन है, हमारे परिवार के लिए भाग्यशाली है। अगर तुमने उसे तलाक दिया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। अगला सीन वापस ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां यिन रेजिन और उसका बॉयफ्रेंड बेइज्जती सह रहे होते हैं। मिस्टर गू बेहद गुस्से में होता है क्योंकि गू फैमिली की गुमशुदा सील उसी जगह मिलती है। ये देखकर मिस्टर गू को शक होता है कि यिन रेजिन और उसका बॉयफ्रेंड ही असली गुनहगार हैं जो गू फैमिली को तबाह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी दौरान योशियन लिन छीछी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके असली अपराधी का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। वह अपराधी का चेहरा पूरी तरह नहीं देख पाती, लेकिन सिर्फ इतना देख पाती है कि जिस इंसान ने गू फैमिली के खिलाफ साजिश रची है उसकी शक्ल पर एक तिल मोल है, लेकिन यह तिल किसका है यह उसे पता नहीं चलता। मिस्टर गू गुस्से में
यिन रेजन और उसके बॉयफ्रेंड को घूरता है, लेकिन जब कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो उसे मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ता है। यिन रेजन और उसका बॉयफ्रेंड राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान होती है, जैसे कि वे कोई और बड़ा षड्यंत्र रच रहे हों। दूसरी ओर योशियन तनाव में आ जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि असली दुश्मन अब भी छिपा हुआ है और गू फैमिली अभी भी खतरे में है। अगले सीन में योशियन बेड पर आराम कर रही होती है। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ लगता है, क्योंकि उसने अपनी जादुई शक्तियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। मिस्टर गू उसे देखता है और उसकी खूबसूरती से आकर्षित होता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। वह धीरे से योशियन के करीब जाता है और उसे बहुत नरमी से उठाता है। जब योशियन आंखें खोलती है तो हल्की सी नाराज होकर कहती है, मुझे और सोने दो। मिस्टर गू हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, सुबह हो गई है और तुम्हें याद है ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यह सुनकर योशियन अचानक पूरी तरह जाग जाती है और जल्दी से उठने लगती है। अगला सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होता है, जहां पूरा हॉल मीडिया और रिपोर्टर्स से भरा होता है। हर जगह कैमरे और माइक्रोफोन्स लगे होते हैं और सभी लोग मिस्टर गू का स्टेटमेंट सुनने के लिए उत्साहित होते हैं। मिस्टर गू और योशियन छी स्टेज पर आते हैं और मीडिया उन पर सवालों की बौछार कर देती है। एक रिपोर्टर तेज आवाज में पूछता है, मिस्टर गू, क्या आप और यिन रेजन अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं? दूसरा रिपोर्टर तुरंत बोलता है, क्या यह सच है कि आप और लिन छी की सगाई टूट चुकी है? मिस्टर गू शांत और आत्मविश्वास से भरा रहता है। वह माइक्रोफोन उठाता है और सीधा जवाब देता है, मैं आज ये साफ करना चाहता हूँ कि मेरा यिन रेजन से किसी भी तरह कोई संबंध नहीं है। वह सिर्फ मेरे अतीत का एक हिस्सा थी और अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हॉल में हल्की हल्की सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। फिर मिस्टर गू थोड़ा रुकता है, योशियन की तरफ देखता है और घोषणा करता है, मैं लिन छी से सगाई कर चुका हूँ और यह सगाई रद्द नहीं हो रही। वह मेरी मंगेतर है और मैं इसे आधिकारिक रूप से कंफर्म करता हूँ। मीडिया में एकदम हलचल मच जाती है। रिपोर्टर्स हैरान रह जाते हैं और कुछ लोग उत्साहित भी होते हैं। एक और रिपोर्टर पूछता है, लेकिन आपके और छी के बीच अफवाहें चल रही थीं कि आप दोनों अलग हो रहे हैं। योशियन हल्की सी मुस्कुराती है और आत्मविश्वास से जवाब देती है, अफवाहें सिर्फ अफवाहें होती हैं। मैं यहाँ हूँ और आप सबके सामने हूँ। इसका मतलब यह है कि सब कुछ पहले से ही साफ हो चुका है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने चरम पर पहुंचती है, गू फैमिली वहां प्रवेश करती है। हॉल एकदम शांत हो जाता है और सभी रिपोर्टर्स और लोग उत्सुकता से गू फैमिली को देखने लगते हैं। मिस्टर गू की दादी, माँ, पिता, भाई और यहाँ तक कि लिटिल प्रिंस भी वहां आते हैं। सबसे पहले गू दादी आगे बढ़ती हैं और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ छी की तरफ देखती हैं। लिन छी, हम तुम्हें आधिकारिक रूप से गू फैमिली में वेलकम करते हैं। यह कहकर वह छी को एक पारंपरिक पारिवारिक विरासत, एक एंटीक कंगन गिफ्ट करती है, जो सिर्फ गू फैमिली की असली बहू को दिया जाता है। मिस्टर गू का भाई आगे बढ़ता है और एक महंगा डायमंड ज्वेलरी सेट छी के हाथ में रखता है। वह थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है, अब तुम आधिकारिक रूप से हमारी फैमिली की हो, तो यह छोटा सा वेलकम गिफ्ट। छी ज्वेलरी देखकर हैरान रह जाती है। इतनी बड़ी बड़ी हीरे की ज्वेलरी देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। इसके बाद मिस्टर गू की माँ भी एक शाही अंदाज में घोषणा करती है और कहती है, गू फैमिली की बहू सिर्फ एक सामान्य जीवन नहीं जीती, उसका लाइफस्टाइल भी लग्जरी होना चाहिए। ये कहकर वह छी को एक शानदार विला और एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार गिफ्ट करती है। छी उत्साह में एकदम से स्पीचलेस हो जाती है। सबसे बड़ा सरप्राइज मिस्टर गू देता है। वह थोड़ी सी गंभीर और चिढ़ाने वाली टोन में कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोटी छोटी चीजें लाया हूँ। छी उत्सुकता से उसे देखती है और मिस्टर गू उसे बहुत सारे प्लेटिनम और गोल्ड क्रेडिट कार्ड्स देता है, हर एक बिना किसी लिमिटलेस बैलेंस के। छी सच में खुशी से पागल हो जाती है। वह एकदम से चिल्लाती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब मेरे लिए। वह उन क्रेडिट कार्ड्स को गौर से देखने लगती है, लग्जरी कार और विला का ख्याल करती है, डायमंड ज्वेलरी को एक छोटी सी फ्लैशलाइट से चेक करती है। उसका दिमाग एकदम ओवरलोड हो जाता है।
जैसे ही गू फैमिली और रिपोर्टर्स का एक्साइटमेंट बढ़ता है, सब मिस्टर गू और छीछी की तरफ देखने लगते हैं। गू फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को चिढ़ाने वाली नजरों से देखते हैं और मिस्टर गू का भाई सबसे पहले बोलता है, अगर ये ऑफिशियल वेलकम है तो एक किस तो बनता है। मिस्टर गू की दादी भी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ, हमें देखना है कि तुम दोनों का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है। उनकी माँ भी सपोर्ट करते हुए कहती हैं, एक कपल की कंपैटिबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल है। रिपोर्टर्स भी चैंटिंग शुरू कर देते हैं, किस किस किस। हॉल में हर तरफ एक्साइटमेंट होती है और कैमरे इस गोल्डन मोमेंट को कैप्चर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन गू फैमिली के घर में शुरू होता है, जहां लिटिल प्रिंस और योशियन एक टेबल के पास बैठे होते हैं। लिटिल प्रिंस अपनी नोटबुक्स और किताबें फैला चुका होता है और एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन होती है और फिर वो योशियन की तरफ देख कर कहता है, जिये मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। योशियन एक कॉन्फिडेंट स्माइल देती है और अपनी उंगलियों से बुक के पेज पलटने लगती है, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन देखकर समझने की कोशिश करती है, उसका चेहरा अचानक फ्रीज हो जाता है। उसे एकदम एहसास होता है कि इस दुनिया का नॉलेज उसके पास नहीं है और ये मैथ उसके फेरी वर्ल्ड के मैजिक इक्वेशन से बिल्कुल अलग है। सीन एक हाई एंड होटल के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ मिस्टर गू की बहन और उसका बॉयफ्रेंड टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उसका हस्बैंड एक प्राइवेट रूम में बैठा होता है और उसके सामने एक वेल ड्रेस्ड चार्मिंग यंग मैन होता है, जो उसका हिडन बॉयफ्रेंड होता है। मिस्टर गू की बहन दरवाजा खोलती है और उसके चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ होता है। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखकर धीरे से फुसफुसाती है, यही वजह थी कि तुम मेरे साथ इतने कोल्ड क्यों हो। इतने में उसका हस्बैंड उसके बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ता है और सॉफ्टली कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, अब मुझे अपनी वाइफ के साथ ज्यादा प्रिटेंड नहीं करना। ये शब्द सुनकर मिस्टर गू की बहन का गुस्सा फट जाता है। वो आगे आकर टेबल पर जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है, तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे, तुमने मुझसे शादी क्यों की। उसका हस्बैंड शॉक्ड होता है, लेकिन फिर कंधे उचकाकर कैजुअली कहता है, मुझे फैमिली से सपोर्ट चाहिए थी और तुम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। मिस्टर गू की बहन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो एक ग्लास उठाकर अपने हस्बैंड के चेहरे पर फेंक देती है। रूम में सब शॉक्ड हो जाते हैं और उसका हस्बैंड इरिटेट होकर कहता है, तुम ड्रामा मत करो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तभी सीन कट होता है और लिटिल प्रिंस को दिखाया जाता है, जो घर के अंदर घुसकर चिल्लाता है, मॉम डेंजर में है। गू फैमिली का सब कुछ छोड़कर भागने का मूड हो जाता है और सब एक साथ उस जगह पहुंचते हैं। मिस्टर गू और योशियन सबसे पहले अंदर आते हैं और सीन देखकर मिस्टर गू का खून खौल जाता है। मिस्टर गू बिना कुछ सोचे अपनी बहन के हस्बैंड को कॉलर से पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है, तुमने मेरी बहन के इमोशंस के साथ खेला। योशियन भी अपनी मैजिकल पावर से इंटरवीन करती है और मिस्टर गू की बहन के हस्बैंड के बॉयफ्रेंड को उठाकर हवा में फेंक देती है। मिस्टर गू की बहन की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन गू फैमिली का सपोर्ट देखकर वह थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करती है। आखिरकार मिस्टर गू और योशियन उसके हस्बैंड और उसके लवर को बाहर निकाल देते हैं और मिस्टर गू की बहन स्ट्रांगली डिक्लेयर करती है, मुझे तुम जैसे आदमी की जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रांग हूँ और मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट है। जब मिस्टर गू की बहन का हस्बैंड और उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं, उसका बॉयफ्रेंड अचानक रुक जाता है, गुस्से से मिस्टर गू को देखता है और अपनी मुट्ठियां टाइट कर लेता है। उसकी आंखों में रिवेंज की चमक होती है। तुम समझते हो कि मुझे इंसल्ट करोगे और मैं चुप रहूंगा, वह गुस्से से चिल्लाता है। फिर वह तेजी से आगे बढ़ता है और मिस्टर गू पर अटैक करने की कोशिश करता है। वह मिस्टर गू के चेहरे पर पंच मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसका पंच हवा में फ्रीज हो जाता है। योशियन ने अपनी मैजिकल पावर्स यूज की थी। नेक्स्ट अचानक एक इनविजिबल फोर्स उस आदमी के शरीर को पकड़ लेती है और वह हवा में उठ जाता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे नीचे उतारो। योशियन एक ठंडी मुस्कान देती है और अपने हाथ से एक मैजिकल पुश करती है। उसका बॉयफ्रेंड तेज फोर्स से जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है। मिस्टर गू अपनी ब्लेजर को एडजस्ट करते हैं और शांत अंदाज में कहते हैं, तुम जैसे लोग सिर्फ पीठ में छुरा घोंपना जानते हैं, सामने से लड़ नहीं सकते। मिस्टर गू की बहन आखिरकार एक मजबूत आवाज में कहती है, मैं कभी भी ऐसे घटिया इंसान के लिए अफसोस नहीं करूंगी।
गू फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स उस बॉयफ्रेंड को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और सीन खत्म होता है जब योशियन अपनी उंगलियों से एक मैजिक स्पार्कल करती है जो हवा में धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगला सीन पार्किंग लॉट में शिफ्ट होता है। रात का अंधेरा होता है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी होती है। मिस्टर गू और योशियन गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं जब अचानक एक शैडो फिगर उनके सामने आ जाता है। योशियन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है जब वह मिस्टीरियस आदमी तेज स्पीड से उसकी तरफ अटैक करता है। उसके हाथ में एक शार्प डैगर होता है जो डायरेक्टली योशियन की तरफ बढ़ता है, लेकिन मिस्टर गू अचानक आगे आकर योशियन को बचा लेते हैं और डैगर उन्हें लग जाता है। योशियन शॉक में मिस्टर गू को देखती है, उसकी आंखों में यकीन नहीं होता। तुम स्टूपिड हो, वह चिल्लाती है। ये क्यों किया तुमने? सीन मिस्टर गू के घर पर शिफ्ट होता है। एक शांत और टेंस माहौल होता है। डॉक्टर बहुत ध्यान से मिस्टर गू की पट्टी कर रहा होता है और योशियन एक साइड पर खड़ी परेशान होकर देख रही होती है। मिस्टर गू अपनी हमेशा वाली सीरियस एक्सप्रेशन में बैठे रहते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही डॉक्टर एंटीसेप्टिक लगाता है उनकी आंखें हल्की सी बंद होती हैं और उनके चेहरे पर हल्का सा दर्द का रिएक्शन आता है। मिस्टर गू हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं और योशियन की तरफ टीजिंग एक्सप्रेशन से देखते हैं। तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों होती हो? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर पट्टी पूरी करता है और कहता है अब आपको आराम करना चाहिए, ज्यादा मूवमेंट्स मत कीजिए। अगला सीन मिस्टर गू के रूम में शिफ्ट होता है। डिम लाइट्स, कोजी माहौल और एक हल्की सी वार्म फीलिंग। मिस्टर गू बेड पर रिलैक्स कर रहे होते हैं, उनके शोल्डर पर बैंडेज टाइटली रैप होती है। तभी रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है और योशियन अंदर आती है, हाथ में एक बाउल लेकर। तुम्हारे लिए पॉरेज बनाया है। योशियन थोड़ा प्राउड महसूस करती है और बाउल साइड टेबल पर रखती है। मिस्टर गू सरप्राइज होते हैं। तुमने खुद बनाया? योशियन गर्व से सिर हिलाती है। हाँ, पहली बार ट्राई किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है। मिस्टर गू थोड़ी देर बाउल को देखते हैं, फिर एक स्पून उठाते हैं और एक बाइट लेते हैं। एक सेकंड के लिए उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, जैसे वह कुछ प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन फिर वह हल्की सी स्माइल करते हैं और कैजुअली कहते हैं, मम, बहुत अच्छा बना है। योशियन खुशी से चमक उठती है। रियली? हाँ बिल्कुल, मिस्टर गू आराम से कहते हैं, जैसे कुछ भी गलत नहीं है। योशियन एक्साइटेड होकर एक स्पून उठाती है और अपनी पॉरेज टेस्ट करती है। जैसे ही पहली बाइट लेती है उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। ब्ले, ये क्या है? वह शॉक और डिस्गस्ट से अपनी स्पून टेबल पर रख देती है। मिस्टर गू उसकी हालत देखकर हल्के से मुस्कुराते हैं। अगले सीन में योशियन एक बेहद सुंदर सफेद ड्रेस में नजर आती है। ड्रेस नाजुक लेस और सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक से बनी होती है जो उसकी एलिगेंस को और भी ज्यादा हाईलाइट करती है। जैसे ही वह हॉल में एंटर करती है, गू फैमिली के सभी मेंबर्स उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। वाओ योशियन, तुम बिल्कुल एक प्रिंसेस लग रही हो, मिस्टर गू की बहन एक्साइटमेंट से कहती है। मिस्टर गू की माँ भी उसे प्यार भरी नजरों से देखती हैं और एक एलिगेंट ज्वेलरी बॉक्स उसकी ओर बढ़ाती है। यह तुम्हारे लिए है योशियन, उनकी आवाज में एक खास गर्माहट होती है। यह नेकलेस मेरे पास बहुत समय से था, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम पर ज्यादा सूट करेगा। योशियन थोड़ी सरप्राइज होती है, लेकिन फिर शर्माते हुए गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। नेकलेस बेहद खूबसूरत होता है, जिसमें एक नाजुक डायमंड पेंडेंट लगा होता है जो उसकी सफेद ड्रेस के साथ परफेक्टली मैच कर रहा होता है। शुक्रिया आंटी, योशियन हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, लेकिन मिस्टर गू की माँ उसे जेंटली करेक्ट करती है। मुझे मॉम बुलाओ। ये सुनते ही योशियन चौंक जाती है, लेकिन पूरे कमरे में एक सॉफ्ट वार्म सी फीलिंग आ जाती है। गू फैमिली अब उसे अपने परिवार का हिस्सा मान चुकी होती है। मिस्टर गू थोड़ा साइड में खड़े होते हैं, चुपचाप उसे एडमायर करते हुए। उनके लिप्स पर एक छोटी सी स्मर्क होती है, जैसे वह सीक्रेटली उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हों। तभी अचानक मिस्टर गू के पिता रूम में एंटर करते हैं और अनाउंस करते हैं, तैयारी हो गई, हमें चैरिटी इवेंट के लिए निकलना है। मिस्टर गू और योशियन एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिस्टर गू अपनी आर्म ऑफर करते हैं। चलें, वह स्मूथली कहते हैं। योशियन एक सेकंड के लिए हिचकिचाती है, लेकिन फिर धीरे से उसका हाथ
हाथ पकड़ लेती है और दोनों चैरिटी इवेंट के लिए निकल जाते हैं। सीन फेड आउट होता है और गू फैमिली दोनों को खुशी से देख रही होती है। अगले सीन में येजिन अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, हाथ में फोन को टाइट ग्रिप में पकड़े हुए। उसकी आंखों में गुस्से और निराशा का मिला जुला इमोशन होता है। वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और ठंडी आवाज में कहती है, यह सब खत्म हो गया है, तुम मेरे किसी काम के नहीं निकले। उसका बॉयफ्रेंड कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन येजिन बिना कुछ सुने कॉल काट देती है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। मिस्टर गू अभी तक मेरी पकड़ से पूरी तरह दूर नहीं गए, मैं अपनी जगह वापस लूंगी, वह कॉन्फिडेंट टोन में खुद से कहती है। उसकी आंखों में एक नया प्लान साफ दिखाई देता है, जैसे उसने मिस्टर गू को फिर से अपने जाल में फंसाने की कोई नई चाल सोच ली हो। चैरिटी इवेंट जोरों पर चल रहा होता है। रिपोर्टर्स एक्साइटमेंट के साथ मिस्टर गू और योशियन का वेलकम कर रहे होते हैं। हर तरफ कैमरों की फ्लैश लाइट चमक रही होती है और दोनों इस स्पॉटलाइट में होते हैं। इवेंट में मिस्टर गू का छोटा भाई भी मौजूद होता है, जो रिलैक्स मूड में अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। इसी दौरान एक लड़की उसके पास आती है, जो अपने आप को उसकी बहुत बड़ी फैन बताती है। मीठी बातें करते हुए वह उसे सीक्रेटली स्पाइक की हुई ड्रिंक ऑफर करती है। मिस्टर गू का छोटा भाई बिना किसी शक के ड्रिंक ले लेता है और कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। फिर अचानक वह बेहोशी की हालत में गिर जाता है। वह लड़की जल्दी से उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाती है, जहां उसके हाथ में फोन होता है और वह उसकी कंप्रोमाइजिंग तस्वीरें लेने की कोशिश करती है। लेकिन योशियन को अपनी मैजिकल पावर के जरिए खतरे का एहसास हो जाता है। वह फौरन रूम का लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह लड़की कैमरा उठाकर तस्वीर खींचने वाली होती है, योशियन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। एक तेज हवा का झोंका आता है और लड़की का फोन उसके हाथ से गिर जाता है। घबराहट में वह समझ ही नहीं पाती कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन योशियन उसकी पूरी चाल नाकाम कर देती है। मिस्टर गू के भाई को इस मुसीबत से बचा लिया जाता है। मिस्टर गू के छोटे भाई की आंखें खुलती हैं। कुछ ही देर बाद मिस्टर गू का छोटा भाई धीरे धीरे होश में आता है और समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला था। वह योशियन की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखता है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। अगर तुम समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। वह अब भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा होता है, लेकिन योशियन उसे सहारा देती है और उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। चैरिटी इवेंट के दौरान येजिन एक शातिर मुस्कान के साथ एंट्री करती है, लेकिन जैसे ही वह मिस्टर गू और योशियन को एक साथ देखती है, उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है। वह तुरंत अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है और अपने फेक सैड लुक के साथ उनके पास चली जाती है। लिफ्ट के अंदर वह जानबूझकर मिस्टर गू और योशियन के साथ एंटर करती है। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, वह अपना दुखी नाटक शुरू कर देती है। मिस्टर गू, मैं बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरी हूँ। कुछ लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरा गलत फायदा उठाया और मुझे छोड़ दिया। उसकी आंखों में झूठे आंसुओं की हल्की सी चमक होती है और वह खुद को बेचारी दिखाने की पूरी कोशिश करती है। पहले मिस्टर गू उसके दुख से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब वह उसकी असलियत समझ चुके हैं। वह जरा भी इमोशनल नहीं होते और बस एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसकी बातें सुनते हैं। योशियन को येजिन की सच्चाई साफ दिखती है। योशियन साइड में खड़ी होकर येजिन का ड्रामा ऑब्जर्व करती है। उसके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे वह साफ देख सकती है कि येजिन सिर्फ मिस्टर गू की सहानुभूति लेना चाहती है। येजिन धीरे से अपना हाथ मिस्टर गू के हाथ पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गू हल्के से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। येजिन, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो लॉ इन्फोर्समेंट से संपर्क करो। मिस्टर गू का ठंडा जवाब सुनकर येजिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह सोच रही थी कि मिस्टर गू अब भी उसकी बातें सुनेंगे, लेकिन इस बार मिस्टर गू उसकी मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होते। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और मिस्टर गू बिना एक और शब्द कहे योशियन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। येजिन वहीं अकेली खड़ी गुस्से और शर्मिंदगी के साथ उन दोनों को दूर जाते हुए देख रही होती है। चैरिटी इवेंट का ऑफिशियल स्टार्ट होता है और सभी लोग अपनी जगह ले लेते हैं। स्टेज पर एक बड़ी स्क्रीन पर इवेंट का शेड्यूल दिखाया जाता है और होस्ट अनाउंस करता है कि आज कुछ स्पेशल डोनेशन भी की जा रही है। तभी येजिन एक एलिगेंट ड्रेस में स्टेज पर चली जाती है। अपनी मुस्कान और ग्रेसफुल एटीट्यूड के साथ वह अपने पर्स से एक चेक निकालती है और होस्ट को देती है। आज मैं यहाँ सिर्फ एक गेस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि इंसानियत को समझने वाली एक शख्सियत के तौर पर आई हूँ। ये दोनों प्यारे बच्चे ल्यूकेमिया के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है।
ये जिन अपनी सच्चाई भरी आवाज और इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ प्रेस और मीडिया का दिल जीत लेती है। योशियन को कुछ गड़बड़ लगती है। कैमरा फ्लैशेस तेजी से चमकने लगते हैं। रिपोर्टर्स तारीफ भरी आवाजों में उसकी उदारता और दरिया दिली का जिक्र करते हैं। सभी लोग उसकी चैरिटी एफर्ट्स की तारीफ करते हैं और ऑडियंस में भी कई लोग उसकी अच्छी नीयत से प्रभावित नजर आते हैं। लेकिन योशियन साइड में खड़ी यह सब देख रही होती है और उसे येजिन की मुस्कान के पीछे कुछ नकली सा लगता है। मिस्टर गू का भी ठंडा रिएक्शन होता है क्योंकि उन्हें येजिन के पिछले कारनामों के बारे में अच्छी तरह पता होता है। स्टेज पर बच्चे येजिन को धन्यवाद कहते हैं और मीडिया की फ्लैश लाइट्स के बीच वह एक परफेक्ट रोल मॉडल की तरह दिखाई देती है। येजिन अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि उसे पता होता है कि इस कदम से उसकी सार्वजनिक छवि बेहतर होगी और मिस्टर गू पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन मिस्टर गू अब पहले जैसे नहीं रहे। वह बस एक तरफ खड़े होकर उसके नाटक को ध्यान से देख रहे होते हैं। जैसे ही इवेंट अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है, यूशियन एक साहसिक कदम उठाती है। जब मीडिया और दर्शक येजिन की तारीफों में व्यस्त होते हैं, तभी यूशियन आगे बढ़कर स्टेज पर जाती है और माइक पकड़ लेती है। सबको लग रहा है कि येजिन बहुत उदार है, लेकिन असल में जो पैसा वह दान कर रही है वह नकली है। यूशियन की यह बात सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। रिपोर्टर्स तुरंत अपने कैमरे यूशियन की ओर घुमा लेते हैं और पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। येजिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वह जल्दी से अपनी मुस्कान वापस ले आती है। यूशियन, तुम क्या कह रही हो? यह बहुत गंभीर आरोप है। येजिन शांत स्वर में कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर महसूस होता है। यूशियन आत्मविश्वास से स्टेज के बीच में आती है और एक फाइल उठाती है जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा होता है। यह रहा सबूत। बहुत जल्द बैंक कंफर्मेशन आएगा जो यह साबित कर देगा कि यह चेक फर्जी है। येजिन ने सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए यह नकली दान किया है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है और फिर चारों ओर हलचल मच जाती है। रिपोर्टर्स तेजी से येजिन के रिएक्शन को कैमरे में कैद करने लगते हैं। मिस्टर गू भी गंभीर चेहरे के साथ यूशियन की ओर देखते हैं क्योंकि उन्हें पहले से संदेह था कि येजिन कुछ न कुछ नाटक जरूर करेगी। येजिन के माथे पर पसीना आ जाता है। वह कुछ कहना चाहती है लेकिन शब्द नहीं मिलते। अंततः इवेंट आयोजक घोषणा करते हैं कि दान की सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगर यूशियन सही साबित होती है तो येजिन की छवि को भारी नुकसान होगा। इवेंट का माहौल एकदम बदल जाता है। जहाँ पहले येजिन को सराहना मिल रही थी, अब सब उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। यूशियन एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि जल्द ही असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जैसे ही इवेंट अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, यूशियन की नजर अचानक एक आदमी पर पड़ती है जो भीड़ में छिपने की कोशिश कर रहा होता है। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा यूशियन ने अपनी जादुई शक्तियों से देखा था। गाल पर एक तिल। यूशियन का दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि यह वही शख्स है जो गू परिवार की बर्बादी के पीछे है। वह तुरंत मिस्टर गू के पास जाती है और धीरे से कहती है, वह आदमी जिसे मैंने देखा था जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह यहाँ है। मिस्टर गू भी उस शख्स को नोटिस कर चुके होते हैं। उनकी आंखें तेज हो जाती हैं और वह बिना किसी को बताए चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही चैरिटी इवेंट अपने चरम पर होता है, यूशियन स्टेज पर आती है और आत्मविश्वास से माइक उठाती है। सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ एक ही चेहरा होता है, येजिन। आज मैं एक ऐसी सच्चाई उजागर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। यूशियन थोड़ा रुककर देखती है। येजिन का चेहरा एकदम पीला पड़ने लगता है। ये जो दान दिए जा रहे हैं, ये जो बच्चे हैं जिन्हें ल्यूकेमिया है, ये कोई और नहीं बल्कि येजिन के अपने बच्चे हैं जिन्हें उसने गर्भधारण करने के लिए पैसे लिए थे। इवेंट हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। रिपोर्टर्स हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और तभी एक बड़ी स्क्रीन ऑन होती है जिसमें सबूत दिखाए जाते हैं। येजिन के वित्तीय लेन देन, गुप्त मेडिकल रिकॉर्ड्स और वह अनुबंध जो उसने एक अमीर ग्राहक के साथ साइन किया था। येजिन सिर्फ एक लालची महिला नहीं बल्कि एक ठग है। यूशियन की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। येजिन को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। यूशियन तनाव में आ जाती है और सोचने लगती है कि मिस्टर गू कहाँ हैं। जैसे ही वह अपनी जादुई शक्तियों से मिस्टर गू का पता लगाती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य दिखता है। मिस्टर गू एक स्विमिंग पूल के पास खड़े हैं और वह तिल वाला आदमी उनके सामने चाकू लेकर खड़ा है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी कंपनी के स्वामित्व दस्तावेज मेरे नाम कर दो।
तिल वाला आदमी मिस्टर गू को धमकाने लगता है, लेकिन मिस्टर गू पूरी तरह शांत रहते हैं। हालांकि उनकी आंखों में गहरी नफरत और दृढ़ संकल्प झलकता है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें जो चाहिए वह कभी नहीं मिलेगा, मिस्टर गू ठंडे लहजे में जवाब देते हैं। लेकिन तिल वाला आदमी गुस्से में आ जाता है। उसका हाथ और ज्यादा मजबूत हो जाता है और वह मिस्टर गू की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक एक तेज हवा चलती है और यूशियन बिजली की गति से वहां पहुंच जाती है। रात का माहौल शांत था। खिड़कियों से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। मिस्टर गू और यूशियन अपने कमरे में थे, जो हल्की रोशनी और सुगंध से भरा हुआ था। मिस्टर गू ने यूशियन की कमर के चारों ओर अपने हाथ बांध लिए और धीरे से उसके कान के पास झुकते हुए बोले, तुम जानती हो, आज जब तुमने मुझे बचाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। उनकी आवाज धीमी लेकिन बेहद गहरी थी। यूशियन ने शर्माते हुए अपनी आंखें झुका लीं। मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, उसने धीरे से कहा। मिस्टर गू ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ, उसकी रेशमी और मुलायम त्वचा को महसूस किया। यूशियन, तुम मेरी दुनिया हो, मिस्टर गू ने नरम स्वर में कहा और धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख लिया। मिस्टर गू, यूशियन जोर से चिल्लाई और अपने हाथों से एक जादुई ढाल बना ली, जो मिस्टर गू और उस आदमी के बीच आ गई। तिल वाला आदमी चौंक गया। उसकी चाकू हवा में ठहर गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तुम, ये कैसे हो सकता है? तिल वाला आदमी घबरा गया। यूशियन की आंखों में गुस्सा था और उसने अपने हाथ से एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न की, जिसने तिल वाले आदमी को जोर से पीछे धकेल दिया। वह सीधा स्विमिंग पूल के किनारे जा गिरा, संतुलन खो बैठा और पानी में गिर गया। मिस्टर गू हैरान थे, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ यूशियन पर टिकी थीं। तुम पागल हो, तुम्हें अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर गू ने उसे गुस्से और चिंता से देखा। अगर मैं तुम्हें न बचाती तो तुम्हारे साथ क्या होता? यूशियन भी गुस्से में चिल्लाई। उसकी आंखें भावनाओं से भर आईं। मिस्टर गू उसके पास आए, उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोले, तुम मेरी संरक्षक परी हो यूशियन। स्विमिंग पूल में गिरने के बाद तिल वाला आदमी होश में आया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी। यूशियन और मिस्टर गू एक दूसरे को देख रहे थे। अब दोनों को एहसास हो गया था कि उनका रिश्ता सिर्फ औपचारिकता या शाप की वजह से नहीं, बल्कि एक वास्तविक बंधन था जो समय के साथ और मजबूत हो रहा था। मिस्टर गू को पुलिस की कॉल आई, जिसमें बताया गया कि वह तिल वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि येजिन का अपना पिता है। पुलिस ने पुष्टि की कि येजिन और उसके पिता मिलकर एक धोखेबाज गिरोह चला रहे थे, जो अवैध व्यवसायों और ब्लैकमेलिंग में लिप्त था। यह सुनकर मिस्टर गू स्तब्ध रह गए। उन्होंने हमेशा येजिन को एक महत्वाकांक्षी लेकिन मासूम लड़की समझा था, लेकिन अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। अब येजिन और उसके पिता का असली रूप पूरी दुनिया के सामने आने वाला था और गू परिवार को उनसे अपना बदला लेना था। रात के समय मिस्टर गू और यूशियन अपने कमरे में बैठे येजिन और उसके पिता के धोखों के बारे में सोच रहे होते हैं, जब अचानक मिस्टर गू की माँ घबराकर उनके कमरे में आती हैं। वह परेशान होकर बताती हैं कि मिस्टर गू के पिता घर पर नहीं है और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। मिस्टर गू तुरंत सिक्योरिटी टीम को कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी उनके पिता का पता नहीं लगा पाता। तभी पुलिस से एक और कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। मिस्टर गू के पिता जिस यूट्यूबर को पैसे भेजते थे, वह और कोई नहीं बल्कि येजिन थी। येजिन ने एक फर्जी पहचान बनाकर मिस्टर गू के पिता को जाल में फंसाया था और उनसे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। यह सुनकर मिस्टर गू का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। सीसीटीवी फुटेज से यह पता चलता है कि मिस्टर गू के पिता को आखिरी बार येजिन और उसके पिता के साथ देखा गया था। सभी को यह समझने में देर नहीं लगती कि उन दोनों ने मिलकर मिस्टर गू के पिता का अपहरण कर लिया है। घर का माहौल तनाव से भर जाता है और मिस्टर गू कसम खाते हैं कि वह अपने पिता को हर हाल में वापस लाएंगे। जैसे ही सभी लोग मिस्टर गू के पिता के किडनैप होने की खबर से परेशान होते हैं, मिस्टर गू की बहन अचानक रोने लगती है और एक और चौंकाने वाली बात बताती है, लिटिल प्रिंस भी गायब है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। जांच के बाद पता चलता है कि लिटिल प्रिंस को उसके अपने जैविक पिता ने किडनैप कर लिया है और फिरौती की मांग कर रहा है। यह खबर सुनकर मिस्टर गू और यूशियन की चिंता और भी बढ़ जाती है। अगले सीन में मिस्टर गू और यूशियन अपराध स्थल पर पहुंचते हैं, जहां लिटिल
लिटिल प्रिंस और मिस्टर गू के पिता को अलग अलग कमरों में रखा गया होता है। ये जिन और उसके पिता के साथ लिटिल प्रिंस का जैविक पिता भी वहाँ मौजूद होता है। दोनों अपनी जादुई शक्तियों और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। यूशियन एक ऐसा भ्रम इल्यूजन पैदा करती है जिससे विलेन भ्रमित हो जाते हैं और इसी बीच मिस्टर गू के पिता और लिटिल प्रिंस अपनी बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें मिस्टर गू अपने पिता और भतीजे की रक्षा करते हैं, जबकि यूशियन अपनी जादुई शक्तियों से अपहरणकर्ताओं को रोक लेती है। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और ये जिन, उसका पिता और लिटिल प्रिंस का जैविक पिता चिल्लाने लगते हैं। पुलिस उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है और आखिरकार गू परिवार एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आता है। लिटिल प्रिंस अपनी माँ से लिपटकर रोने लगता है और मिस्टर गू के पिता अपने बेटे का आभार व्यक्त करते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद गू परिवार एक नई शुरुआत करता है। मिस्टर गू और यूशियन की प्रेम कहानी आखिरकार एक खूबसूरत मोड़ की ओर बढ़ती है। आखिरी दृश्यों में गू परिवार यूशियन को अपने परिवार का हिस्सा मान चुका होता है और सभी उसे बहुत प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। दादी यूशियन के लिए खास पकवान बनवाती हैं। मिस्टर गू की माँ उसे नए डिजाइनर कपड़े गिफ्ट करती हैं और मिस्टर गू का छोटा भाई हमेशा उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन छुप छुप कर उसे बहुत पसंद भी करता है। एक दृश्य में लिटिल प्रिंस यूशियन के पास बैठकर अपना होमवर्क कर रहा होता है और कहता है, आंटी यूशियन, तुम बिल्कुल मेरी परी हो जो सबको बचा लेती हो। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। दूसरी ओर मिस्टर गू और यूशियन अपने नए जीवन के सपने देख रहे होते हैं। यूशियन मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। बैकग्राउंड में गू परिवार की हंसी और खुशी भरी बातें गूंज रही होती हैं और इसी के साथ एक जादुई, रोमांटिक और रोमांचकारी यात्रा का खूबसूरत एंड हो जाता है।